हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से अभी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 12 तक सॉल्व कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अपना स्कोर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी प्रैक्टिस सेट को आपको छोड़ना नहीं है। जो भी स्टूडेंट हमारे इस प्रैक्टिस सेट को रेगुलर वॉच करते हैं, आप देखते रहिएगा, आपको एग्जाम में इससे निश्चित ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, बाकी दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है आज के प्रैक्टिस सेट का और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी आपके पास मैचिंग का सवाल है और 3 इसमें युग्म जो है वो सम्मिलित हैं और एक ऐसा युग्म होगा जो सुमेलित नहीं होगा, इनकी मैच नहीं कर रहा होगा। आपको वही चूज के निकालना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि भवई। भवई दोस्तों क्या है ना, गुजरात से संबंधित है। यानी जो भवई जो नृत्य होती है, ठीक है, ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार की नृत्य है और ये जो आपको संबंधित है गुजरात से, ये सही है। ठीक है, यानी आपको यदि प्रश्न पूछा जाए कि भवई जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि गुजरात से संबंधित है। ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सही है। दूसरा क्या है, तमाशा दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। और तीसरा है मांझ। और अगर हम मांझ की बात करें तो मांझ दोस्तों क्या है ना, मांझ ये आपके मध्य प्रदेश का है। आप कैसे याद रख सकते हैं, म से मांझ होता है और म से मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, तो इनको आपको रिलेट करके याद करना है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे मेडुएट्टू दोस्तों, ये कहाँ का है, केरल का है। नाम से स्पष्ट है, या तो तमिलनाडु का होता या केरल का होता। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो मेडुएट्टू है ना, ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। जबकि दोस्तों हम बात करें तमाशा का, तो तमाशा उत्तराखंड नहीं है दोस्तों, कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तमाशा जो है ना महाराष्ट्रीय रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जिसे गायन और नृत्य द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिपीट कर दें, जो भवई है दोस्तों ये आपके गुजरात संबंधित है, तमाशा आपके महाराष्ट्र संबंधित है, मांझ आपके मध्य प्रदेश संबंधित है और मेडुएट्टू जो है आपके केरल संबंधित है। ठीक है, ये इनको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ही सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होगा। तो जो सही होगा आपको वो ढूंढ कर निकालना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने ऑप्शन को। कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो वाणिज्य मंत्री थे क्या। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप लोग, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो वाणिज्य मंत्री नहीं थे। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, खाद्य मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री ये नहीं थे। तो आप तो याद रखेंगे। और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो जो बिहार से संबंधित है। और ये खाद्य मंत्री थे, ना कि वाणिज्य मंत्री थे। इसे आप याद रखेंगे। दूसरा कह रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। दोस्तों ये जो है ना ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं जो आपूर्ति मंत्री थे वो कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये बातें बिल्कुल यहाँ पे सही की कही जा रही हैं। अगला हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि राजकुमारी अमृत कौर। तो दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर जो है ना ये आपके स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा मंत्री नहीं थी दोस्तों, ये क्या थी, पहली तो स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है ना स्वास्थ्य मंत्री थी, ना कि शिक्षा मंत्री थी। ठीक है, आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों ये कौन थे, तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे ये शिक्षा मंत्री थे। कौन थे, शिक्षा मंत्री थे, ना कि वित्त मंत्री थे। ठीक है, और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि राजेंद्र प्रसाद जो थे ना वो खाद्य मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हम बात करें अगर, तो ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय से संबंधित थे। राजकुमारी अमृत कौर की हम बात करें दोस्तों, अगर ये स्वास्थ्य मंत्री थे। और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ये शिक्षा मंत्री थे। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो प्रश्न है बन सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है। देखिए मॉर्फिन की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ना, और किससे निष्कर्षित हम लोग कर सकते हैं मॉर्फिन को। तो आप तो याद रखें दोस्तों, जो मॉर्फिन होती है ना ये अफीम के पौधे से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, अफीम के पौधे से प्राप्त होती है। ये क्या होती है, नशीला पदार्थ होता है मॉर्फिन। ठीक है,
तो कह रहा है कि मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है, तो अफीम से निष्कर्षित किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। पौधे के केवल फल यानी कि कैप्सूल वाला भाग ही अफीम एल्कलॉइड का उत्पादन कर सकता है। दोस्तों मॉर्फिन की हम बात करें तो मॉर्फिन अफीम पोस्त का प्रमुख क्षार होता है और हेरोइन के उत्पादन के लिए कच्चा माल होता है। आपने जो सुना होगा हेरोइन के नाम, जो ड्रग्स होते हैं हेरोइन होती हैं, तो हेरोइन की जो मतलब कि जो इसका निर्माण जो होता है दोस्तों, उसके लिए कच्चा पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है, मॉर्फिन ही होता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। ऑप्शन में ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें तंबाकू में, तंबाकू में क्या पाया जाता है, तंबाकू में आपको निकोटीन देखने को मिलता है। ठीक है, तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन जो है, जो मादक पदार्थ होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वही दोस्तों हम बात करें चाय में, तो चाय में दोस्तों क्या होता है, तो चाय में आप लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को पता है, क्योंकि दोस्तों जो हल्के प्रश्न होते हैं ना वही आपसे हम पूछते हैं कि आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इतना जानते ही होंगे। यदि फिर भी आप तो कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं, इसका मतलब आपको पता नहीं है या आप बताना नहीं चाहते हैं। तो आप तो देख लीजिए कि आप किस तरह से सोचते हैं कि आप प्रश्नों को जवाब दें या ना दें। प्रश्न जवाब आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं लिखेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में डैश में आयोजित किया गया था। दोस्तों हम आपको कई बार बता चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, इसकी स्थापना होती है कब, 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप तो याद करेंगे जो बम्बई के गोकुलदास जो कृष्ण संस्कृत विश्वविद्यालय था ना, वहीं पे आपको दोस्तों हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। ये कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इस मतलब कि होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखेंगे 28 से लेकर के 31 तारीख तक के बीच में, 28 से लेकर के 31 दिसंबर 1885 में दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में होता है। और इस कॉलेज का नाम क्या था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। और दोस्तों आप याद रखेंगे इसकी जो अध्यक्षता की गई थी, इसके अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे, इनके संस्थापक थे A.O. ह्यूम साहब थे। ठीक है, और A. ह्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला यानी कि शिमला के संत के नाम से भी इसे हम लोग जानते थे। दोस्तों एक बात और याद रखेंगे आप लोग, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इसकी स्थापना जब हो रही थी उस वक्त जो कितने प्रतिनिधि थे, इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसे भी आप याद रखेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से आपको शाहजहां के द्वारा जो 3 ऑप्शन होंगे उसका निर्माण किया होगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया होगा। तो आपको वही चूज करके निकालना है कि कौन सा शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था। यहाँ पे कह रहे हैं कि हुमायूं का मकबरा दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। यही दोस्तों जो है ना शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था। जबकि जामा मस्जिद जो आपके दिल्ली में स्थित है, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपके शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दूसरा आपके पास है शाहजहानाबाद जो दिल्ली में स्थित है, इनका भी निर्माण करवाया गया था। और आगे है लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, ये भी शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, ये आपके दिल्ली में पड़ता है। वही दोस्तों हम बात करें कि शाहजहानाबाद की, इसका स्थापना शाहजहां ने करवाया था, ये भी दिल्ली में पड़ता है। और हम बात करें अगर लाल किला की, तो लाल किला की स्थापना जो है शाहजहां ने करवाए थे। और इसकी जो ये भी कहाँ भी है, इसका लोकेशन ये भी दिल्ली में आपको अवस्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें हुमायूं का मकबरा के, तो हुमायूं का मकबरा जो है ना, इनकी पत्नी जो हुमायूं की पत्नी थी उनका नाम क्या था, हाजी बेगम ने 1569 से 1570 में बनवाया था, ना कि दोस्तों ये शाहजहां ने बनवाया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बंदरगाह दे रखे हैं। इसमें आपको ये बताना है कि गुजरात में कौन सा स्थित यहाँ पे हो जाएंगे। दोस्तों आप याद रखेंगे जो हजीरा है ना, हजीरा ये कहाँ है, आपके गुजरात में पड़ते हैं बंदरगाह। बाकी जो हल्दिया है, पारादीप है, हल्दिया, अगर हम बात करें कि पारादीप का दोस्तों, तो ये आपके उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में पड़ता है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, अगर हम बात करें हल्दिया की, तो दोस्तों हल्दिया कहाँ पड़ता है, ये दोस्तों हल्दिया जो है ना, आप लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, हल्दिया कहाँ पड़ता है। और दोस्तों हजीरा कहाँ पड़ता है, हजीरा पे गुजरात में पड़ता है, पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। हल्दिया दोस्तों कहाँ पड़ता है, आप लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। अगला सवाल क्या रहा है कि यहाँ पे
भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल होती है, एजी होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है ये किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री ऑप्शन में है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, वित्त मंत्री है और राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग याद रखना दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल है ना, इसकी जो मतलब कि चर्चा की गई है भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर 76 के ए में इसकी चर्चा की गई है और इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति साहब के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। और ये अनुच्छेद किसमें 76 के 1 में इसकी मतलब कि इसका जो है मतलब वर्णन किया गया है। और भारत का महान्यायवादी जो होता है वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि देश का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होते हैं? सबसे जो विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही होते हैं, सॉरी ये अटॉर्नी जनरल होते हैं, यानी कि महान्यायवादी ही होते हैं जो विधि अधिकारी होते हैं देश के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 1983 के पुरुष विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? दोस्तों आप लोगों को पता है जो हमारा जो इंडिया है, इंडियन क्रिकेट टीम को दोस्तों रेगुलेट कौन करती है? तो बीसीसीआई करती है। ठीक है, तो दोस्तों 1983 में जो मैच हुआ था, ठीक है 1983 में जो मैच हुआ था हम लोग का फाइनल मैच हुआ था, जिसके कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव थे। ठीक है, कपिल देव जी थे इनके कैप्टन थे। और उस मैच में जो मैन ऑफ द मैच मिला था दोस्तों वो मोहिंदर अमरनाथ जी को मिला था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। और क्रिकेट इज माई स्टाइल जो है ये कपिल देव की ही कृति है, यानी कि इसकी रचना की है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें 1983 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल के और सेमीफाइनल में मोहिंदर अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच मिला था, यानी फाइनल में भी मिला था। ठीक है, और जो सेमीफाइनल था उनमें भी मिला था। दोनों में आपको जो है ना मोहिंदर अमरनाथ को ये मैन ऑफ द पुरस्कार मिला था। उन्होंने कम स्कोर वाले फाइनल में महत्वपूर्ण 26 रन बनाए थे और एक गेंदबाज के रूप में सिर्फ 12 रन देकर के 3 विकेट भी ले लिए थे। कौन? मोहिंदर अमरनाथ, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन से कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि 2011 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था जिसकी मतलब कि विजेता थे भारत थे, तो उस मैच में किसको मैन ऑफ द मैच मिला था? आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को पता है। मारियाना ट्रेंच की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मारियाना ट्रेंच किस में कहाँ पे स्थित है? दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो मारियाना ट्रेंच है ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। और दुनिया का सबसे जो गर्त है, सबसे जो गहरा गर्त है, यानी कि जो खाई है, वो दोस्तों कौन सा है? मारियाना ट्रेंच ही है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें गहराई कितनी है, तो 11,022 जो है ना किलोमीटर, ये ऐसी क्या है? तो गहराई है। इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी है और इसकी जो मतलब गहराई है, मतलब इसकी जो ट्रेंच है, यानी कि मारियाना ट्रेंच, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है और ये पृथ्वी का सबसे समुद्री खाई है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा को आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी? ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र भोज जो है ना, इसकी उपाधि किसको दी गई थी? आप तो याद रखेंगे दोस्तों। एक है कि विजयनगर साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, ये जो विजयनगर साम्राज्य है ना बहुत ही समृद्ध था और इस जो चैप्टर, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। खासकर दोस्तों जो कृष्ण देव राय हैं, ठीक है कृष्ण देव राय, इनसे दोस्तों प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि आंध्र भोज किसे कहते हैं? तो कृष्ण देव राय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आंध्र भोज की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, आंध्र भोज के नाम से जानते हैं। इनका शासनकाल जो दोस्तों कितना था? तो 1509 से लेकर के और 1529 के बीच में इनका शासनकाल था। किसका? तो कृष्णदेव राय का। ठीक है, कृष्णदेव राय ने स्वयं एक महाकाव्य तेलुगु कविता अमुक्त माल्याद लिखा था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अमुक्त माल्याद, अमुक्त जो माल्याद है ना, अमुक्त माल्याद, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो आप तो याद रखेंगे जो अमुक्त माल्याद है इसके लेखक कौन है? कृष्णदेव राय हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर एग्जाम के लिए। जितने आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक है? क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? यू है, कैन है और विन है। यू कैन विन, इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों उनका नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। इसका नाम है शिव खेरा। आप लोग याद रखेंगे जो शिव खेरा सर हैं उनका नाम, जो उनकी जो पुस्तक है यू कैन विन है, आप इसे जीत सकते हैं। इनके लेखक कौन है? शिव खेरा जी हैं, इसे आप याद रखेंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ठीक है, यानी दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बिल्कुल सही होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत होगा। आप
आपको वही चूज़ करना है जो गलत है। कह रहे हैं कि गुलबदन बेगम का जो है हुमायूंनामा, ठीक है, अबुल फजल है दोस्तों उनका नाम है अकबरनामा, अबुल हमीद लाहौरी पातशाहनामा और मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम शाहजहाँनामा। तो दोस्तों आप तो याद रखेंगे जो गुलबदन बेगम है ना, जो हुमायूंनामा जो है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। ये बिल्कुल सत्य यहाँ पे दे रखे हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें अकबरनामा की, तो अकबरनामा के लेखक कौन दोस्तों, तो अबुल फजल है अकबरनामा के, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सत्य दे रखे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, पातशाहनामा की हम बात करें तो पातशाहनामा के लेखक कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी, ये भी दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सत्य दे रखे हैं। यानी कि जब 3 कथन सत्य हो चुके हैं तो ऑटोमेटिक जो है 4th ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत होने वाला है, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम जो है ना, ये शाहजहाँनामा के जो लेखक है ये नहीं है दोस्तों। तो शाहजहाँनामा जो है ना, इसके लेखक कौन है, तो इनायत खान है। कौन है, इनायत खान, इसे आप याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इनायत खान, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो शाहजहाँनामा है इसके लेखक कौन है, तो इनायत खान है। जबकि हुमायूंनामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम है। अकबरनामा की हम बात करें अगर, तो इनके लेखक कौन है, अबुल फजल है। पातशाहनामा की हम बात करें अगर, तो ये अबुल हमीद लाहौरी हैं। और जो शाहजहाँनामा है इसके लेखक कौन है, तो इनायत खान इसके लेखक यहाँ पे हो जाएंगे। तो इन सभी पॉइंट का आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट जो है कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना देखी जा रही है। कह रहे हैं कि बनास नदी डैश नदी की एक सहायक नदी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ था 2018 ईस्वी में, तो इस एग्जाम में दोस्तों आपके प्रश्न से पूछे गए थे बनास नदी से लेकर के। तो बनास नदी की हम बात करें दोस्तों, तो ये बनास नदी जो है ना, ये चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। और इस चंबल नदी जो है आपको राजस्थान में देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें बनास नदी की, इसका उद्गम जो होता है ना, वो चंबल नदी की ये बनास नदी का उद्गम जो होता है राजस्थान के राजसमंद पहाड़ी से होती है। कहाँ से, तो राजस्थान की जो राजसमंद पहाड़ी है ना, राजसमंद पहाड़ी, उस पहाड़ी से आपको बनास नदी मतलब उसका उद्गम होता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों यहाँ पे आज युग्म के जो है ना, मतलब कि मैचिंग वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी जो एग्जाम हो रहा है बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस में भी आपको इसी तरह के मैचिंग वाले प्रश्न देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मैचिंग वाले प्रश्न में क्या होते हैं, यदि आपको मतलब कि पता है तो आप आसानी से इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि स्थल डब्ल्यू मध्य 2 बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि को एक संकीर्ण भाग को स्थल डब्ल्यू मध्य कहते हैं। यानी कि आपके पास टर्म दे रखे हैं, जो डिफी का है टर्म, उसको आपको मिलान करना है, कौन सा यहाँ पे सही है कौन सा यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कौन सा युग्म गलत है, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है सही है। यानी कि 2 बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि का एक संकीर्ण भाग क्या कहलाता है, जल डब्ल्यू मध्य कहलाता है। ये बिल्कुल यहाँ पे सही दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि द्वीपों की एक श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, समुद्र से भूभाग से एक बड़ा प्रवेश को हम लोग खाड़ी कहते हैं। ये भी सही है दोस्तों। जबकि जैसे समुद्र की ओर से धीरे से ढलान वाली भूमि की एक पट्टी को बर्चन कहते हैं। ये दोस्तों इसे बर्चन नहीं कहते हैं, इसे बोलते हैं अर्ध चंद्राकार टीला कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्राकार, मतलब कि अर्ध चंद्राकार टीला उसे बोलते हैं, ना कि इसे बर्चन बोलते हैं। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है आपको, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार डैश ज्वाला के साथ जलती है। तो हवा में जलाए जाने पर जो मैग्नीशियम की पट्टी होती है ना, ये आपके सफ़ेद लौ के साथ जलती है। दोस्तों ये प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम में अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था आपके 7 अगस्त को, इस 7 अगस्त में आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। सेम प्रश्न यही था कि हवा में जलाए गए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी होती है चमकदार सफ़ेद ज्वाला के साथ क्या होती है, ये जलती हुई दिखती है। तो दोस्तों आप लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से भी बहुत सारे सवाल जो है आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अभी आपको हम दिखाया बिहार पुलिस से पूछा गया था, बहुत सारे प्रश्न ऐसे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम पूछे गए हैं, उतना ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन आप लोग यदि एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में दे रखे हैं। अगला सवाल है कि टैक्सोनॉमिक अध्ययन भौगोलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के एक समूह को किसके रूप में जानते हैं हम लोग, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे प्रजातियों के रूप में, ठीक है। टैक्सोनॉमिक अध्ययन भौगोलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के एक समूह को प्रजातियां के रूप में मानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वेल्ड है, डाउन है, पंपास डैश से संबंधित है दोस्तों। देखिए वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया, पंपास, ये क्या है आपके पास, तो आप तो याद रखे होंगे ये जो है ना घास के मैदान है। क्या है दोस्तों, तो घास के मैदान है। वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया, पंपास हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों आपके पास, तो ये आपके घास के मैदान है। दोस्तों हम बात करें पंपास की, तो पंपास कहाँ के घास के मैदान है, तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, पंपास के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों हम बात करें डाउन्स की, तो डाउन्स दोस्तों कहाँ का हो जाएगा आपके पास, तो आप तो याद रखेंगे
सॉरी, डाउन्स जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और पम्पास की अगर हम बात करें तो पम्पास ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ठीक है। पम्पास दोस्तों ये अमेरिका का है। कहाँ का? यूएसए, उत्तरी अमेरिका का है पम्पास, ठीक है। जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप तो याद रखेंगे। पम्पास है अमेरिका का, डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया का। और बेल्ट जो दोस्तों यहाँ पे है ये दक्षिण ये जो बेल्ट है दोस्तों यहाँ पे आपके पास कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का, ठीक है। साउथ अफ्रीका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए फिर से आपको बता दें, जैसे कि वेल्ड है ना, ये आपके साउथ अफ्रीका का हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और पम्पास जो आपके यूएसए अमेरिका के यहाँ पे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? आपके पास यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं। देखिए, इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। बाकी अन्य कथन जो है यहाँ पे गलत दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और 10 वाला आपकी स्क्रीन पर है कि मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों मीथेन में आप लोग ध्यान रखेंगे, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। इसमें कितने परमाणु हो जाएंगे? तो दोस्तों इसमें परमाणु की संख्या हो जाएगी आपके पास, देख लीजिए मीथेन में कितने परमाणु यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। तो आपके पास याद रखेंगे मीथेन में दोस्तों आपके पास जो है ना 4 परमाणु यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश ने सामुदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड को घोषित किया था, जिसमें दलित वर्गों के, मुस्लिम, यूरोपीय, सिखों, एंग्लो भारतीय और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रावधान किए गए थे। तो आप याद रखेंगे वो थे रैमजे मैकडोनल्ड, ठीक है। 1932 में दोस्तों क्या हुआ था, इसमें जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के वो कौन थे? रैमजे मैकडोनल्ड थे। इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना 8,040 मतलब कि 1840 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए आपके पास जो अंकित मूल्य है, MRP कितनी हमारे पास है? 8,840 रुपये। 35% की हम पे छूट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब 35% छूट दे रहे हैं इसका मतलब 65% हम बेच रहे हैं। तो आप देखिए इसका दो तरीका, आप क्या कर सकते हैं कि इसका आप 35% निकाल लीजिए, जो आएगा उसको आप इससे 8,840 रुपये से घटा देंगे तो वो आपके पास आंसर आएगा। दूसरा तरीका स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है दोस्तों कि हम 35% हम छूट दे रहे हैं तो हम बेच कितने पे रहे हैं? 65% पे बेच रहे हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे 8,840 है ना, इसका हम क्या करेंगे 65% डायरेक्टली निकाल देंगे। जो हमारे पास आंसर होगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इससे क्या होगा ना कि हमें घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, 13 पचा 65 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि 442 गुना 13 करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी अंतिम में 6 होना चाहिए था। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास 2 अंतिम में 6 है, देख लेते हैं। 13 दूनी 26 हो गया, हमारे पास 2 हासिल हो जाएगा यहाँ पे। 13 चौके 52 2 54, यानी कि यहाँ पर 4 होना चाहिए, 46 आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको स्मार्ट अप्रोच करना है और आपको आंसर को ढूंढ के निकाल लेना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न में बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहे हैं कि अनिल, दिनेश तथा दीपक मिलकर एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अनिल है प्लस दीपक है, आप प्लस क्या कह रहा है, तो सॉरी दिनेश है, ये दिनेश है और ये दीपक है, दीपक मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश, अब कह रहे हैं कि अनिल प्लस दिनेश मिल करके उससे उसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए पहले क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि अनिल था, ठीक है, दीपक था, अनिल था, दिनेश था, दीपक था, तीनों मिलकर दोस्तों काम कर रहे थे 40 दिन में। अब दूसरे कथन क्या कह रहा है कि जो अनिल है और दीपक है, इन दोनों मिलकर दोस्तों क्या, अनिल और दिनेश जो है ये मिलकर 50 दिन में काम कर सकते हैं। तो कितने दिनों में दीपक उस कार्य को पूरा कर सकता है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से क्या होगा कि पूरा काम यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो पूरा काम दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये 5 दूनी 100 200 हो जाएगा यहाँ पे, और 40 पंचे 200 यहाँ पे 5 हो जाएगा। और हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 चौके 20, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका कहने मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब अनिल और दिनेश मिलकर 4 काम करता है, इसका मतलब दीपक 1 काम करेगा तब ना 5 हो गया यहाँ पे। तो कितने दिनों में दीपक काम करेगा दोस्तों, तो दीपक जो है ना, जब 200 मेरे पास टोटल काम था और दीपक जो एक दिन में कितना काम करता है, तो 1 काम करता है, 1 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 200 दिन ही निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 2 में दे रखा है। बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कह रहे हैं कि सूरज 18 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए दूरी तो हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन उसमें जो इसकी स्पीड है ना वो घट जा रही है। इसका मतलब हमको ये पता करना पड़ेगा पहले कि इसकी स्पीड पहले कितनी थी। तो स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास दूरी जो चाल होती है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास कितना है, 18 किलोमीटर है दूरी है, और समय हमारे पास कितना है, तो 12 है, ठीक है। तो 12 जो मिनट है इसको हम क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे दोस्तों। तो ये
ऊपर चला जाएगा और 60 से गुना कर देंगे तो 12 पंजे 60 और 18 पंजे 90, यानी कि जो स्पीड हो जाए दोस्तों हमारे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी पहली स्पीड थी। ठीक है, अब दोस्तों सवाल में ये कह रहा है कि इसकी गति जो होती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी कि पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसको 30 जो किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास अब सवाल का जो है मतलब कि इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि अब जो है दूरी सेम ही है, यानी कि 18 किलोमीटर ही है, उसको जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको चेंज ये करना है। मतलब कि दोस्तों ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको समय बाबा क्या होगा, दूरी बटी 4, दूरी के कितना हमारे पास 18 किलोमीटर है। ठीक है, और 4 हमारे पास 60 है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको मिनट में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे इसमें, तो 18/60 गुना क्या कर देंगे, 60 से यहाँ पे हम गुना कर देंगे तो ये हमारे पास जो है मिनट में आ जाएगा और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 18 मिनट ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष का अंतर यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो ब्याज की दर 25% है। ठीक है, तो कह रहा है कि 4,375 रुपये है, तो मूलधन दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों ये सब आपको हम बताए थे, इसका मूलधन जो है आपके पास ये 2,80,000 रुपये निकल के आ जाएगा, आप लोग इसे बना लेंगे। ठीक है, इसको हम बता चुके हैं पहली बार, तो जो हम बता चुके हैं इसमें हम टाइम नहीं देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कह रहा है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को बेचता है, उनमें से एक को 10% के लाभ पर बेचता है, लाभ पर 1100 रुपये में। ठीक है, और दूसरे को 10% की हानि पर 900 रुपये में बेचता है, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 10% के लाभ पर बेचता है, कितना में 1100 में बेचता है, तो इसका हम सीपी निकाल सकते हैं ना, तो सीपी हम कैसे निकाल सकते हैं, लाभ हानि हम किस पे डिपेंड करता है, लाभ और हानि जो होती है वो डिपेंड करता है आपके सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो हम क्रय मूल्य निकाल के देख लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना था पहले, ये 10% लाभ पर इतना हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 1100 रुपये है ये हमारे पास, तो इसका 10% लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप उल्टा कर सकते हैं, ये आपसे काट दीजिए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। यहाँ पे आपका सीपी है वो कितना है, 1,000 रुपये है। ठीक है, दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ पे 10% हानि पर बेचता है 900 रुपये में, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, तो 900 गुना कितना हो जाएगा, तो 1,100 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो ये कितना 10 में कट जाएगा। तो ठीक है, यानी कि इसका भी 1,000 क्रय मूल्य है, उसका भी 1,000 क्रय मूल्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। एक बैग में 785 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के रूप में है, सिक्के 6:9:10 के अनुपात में है, तो बैग में 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। ठीक है, तो कितना आसान सवाल है दोस्तों, आपके पास देख लीजिए, ये आपके पास 2 रुपये का सिक्का है। ठीक है, 2 रुपये है, आपके पास 5 रुपये है, उसके बाद आपके पास 10 रुपये है। ठीक है, इसके जो अनुपात दे रखे हैं वो 6:9 कितना है, 10 आपके दे रखे हैं। ठीक है, इसको आप गुना कर दीजिए तो टोटल आपके पास निकल जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे, 9×5 = 45 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप उसे गुना करेंगे, 12, 45 और 100 को आप जोड़ेंगे, सभी को जोड़ने के बाद 157 आएगा। ठीक है, 157 हो जाएगा, और इसी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, तो सवाल में आप देख लीजिए 785 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको इसको निकालना है, यदि एक का वैल्यू निकालते हैं तो बट्टे में 157 हो जाएगा। निकालना किसका दोस्तों, हमारे पास निकालना है हमारे पास 5 रुपये वाला, तो 5 रुपये वाला सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो कितना है, 9 है, 9 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो यहाँ से 9 गुना कर दीजिए, ये 5 से कट जाएगा और 9 बचा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 3 में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कॉलेज दे रखे हैं, कह रहा है कि किस कॉलेज में प्रति कोर्स छात्रों की औसत संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों औसत मतलब क्या होता है ना कि सभी को जोड़ दीजिए, उसके बाद जितनी संख्या है उसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास औसत निकल जाएगा। तो आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C3 है ना, C3 का औसत सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, हम निकाल चुके हैं पहले, आप इसमें टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये आसान सवाल होते हैं, तो इसमें टाइम देने से कोई फ़ायदा है नहीं। कोर्स B2 में प्रत्येक कॉलेज में दाखिला के लिए छात्रों की औसत संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो औसत संख्या दोस्तों आपके पास हो जाएगी कितनी, यहाँ पर भी 56 हो जाएंगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएंगी। आप कोर्स बी है ना, कोर्स बी को आप सब देखिए यहाँ बता देता है आपको, कोर्स बी का सभी को जोड़ दीजिए, 56, 58, 54, 52, 60 सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़िएगा ना दोस्तों तो 280 आएगा, और 280 में आपको इस तरह की संख्या कितनी है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास जो है ना 56 निकल के आ जाएगा। तो ये आसान सवाल होते हैं, इसलिए इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं उतना।
कह रहा है कि यदि 32 वर्ष के आदमी के स्थान पर एक नया आदमी आता है तो 42 आदमियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए आदमी की आयु क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए 42 व्यक्तियों की औसत आयु जो है मान लेते हैं कितना एक्स है, कितना है एक्स है, 42 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नए आदमी की जो आयु होगी दोस्तों तो क्या हो जाएगी, 42 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ जाती है तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, तो 42 एक्स माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू जाएगी आपके पास वो 74 ईयर्स हो जाएगी, यानी कि 72 वर्ष इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। एक ठोस खोखला अर्धगोले के रूप में है जिसका ऊपरी भाग एक लंबवृत्तीय, क्या कह रहा है, लंबवृत्तीय एक सेकेंड, शंकु है। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो खोखले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि एक ये अर्धगोला है, ठीक है। अर्धगोला के ऊपर जो है एक शंकु बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का शंकु बना हुआ है। तो कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है हाइट वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और कह रहा है कि इसकी जो व्यास है आधार की व्यास, ये जो है व्यास है आधार की व्यास ये दोस्तों यहाँ पे ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या पता है जब व्यास 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी हमारे पास हो जाएगी, वो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अब कह रहे हैं खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप दोस्तों खुद से पता कीजिए। देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपके पास अर्धगोला आ गया, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और जो यहाँ पे शंकु है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले उसको हम क्या निकालेंगे, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या होता है पाई आर एल होता है। तो हमारे पास एल नहीं है तो हम एल निकालेंगे। तो आप खुद से सोचिए दोस्तों, एल जब 3 4 ये है तो एल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एल दोस्तों यहाँ पे जो है तिर्यक ऊंचाई शंकु की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हम पाई आर इसको वैल्यू पुट कर देते हैं तो 22/7 हो जाएगा यहाँ पे। और आर की वैल्यू हम 2 निकाले हैं 5 निकाले हैं और एल की वैल्यू आर की वैल्यू हमारे पास ये 5 हो गया, मतलब कि आर की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। तो दोस्तों ये क्या हो गया 22/7 गुना 5 गुना 3 दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपके पास, तो ये शंकु का हो गया। आप देखिए दोस्तों जो ये हमारे पास है ना नीचे वाला ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गोला है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम प्लस इसी में कर देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देते हैं। और देखिए 2 और गुना 22/7 आर कितना हमारे पास है, तो आर की वैल्यू कितना है 3 3 9, ठीक है दोस्तों। इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो है आपके पास 726 बटा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता करना है, हम आपको बता दिए। आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप उसको इजीली से फाइंड कर सकते हैं। बस आपको कैलकुलेशन करना है और आपको आंसर तक पहुँच जाना है। इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जाएगा वो कितना होगा 1226 माइनस 1226 बटे कितना होगा 27 आ जाएगा। आप तो सॉल्व कर लेंगे तो इस सवाल में हमको ध्यान उतना नहीं देना है। एक ठोस बेलन जिसके आधार का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों छोर से अर्धगोलीय भाग काटा गया है तो परिणामी वस्तु का आयतन कितना हो जाएगा। देखिए इस टाइप का जो ये क्या है एक प्रकार का बेलन है, ठीक है, इस टाइप का बेलन है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो अर्धवाला भाग है ना ये वाला इधर से भी और इधर से भी दोनों को क्या करते हैं काट के बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने के बाद उसमें क्या होगा परिणाम वस्तु जो बचेगा ये वाला वस्तु इसका क्या आयतन आपको पूछा जा रहा है, इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा ना कि बेलन का आयतन हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद जो है ना अर्धगोला 2 अर्धगोला है ना यहाँ पे, एक अर्धगोला यहाँ पे हो गया एक अर्धगोला यहाँ पे हो गया, तो 2 अर्धगोला हो गया। इन दोनों अर्धगोला मिला करके एक अर्धगोला एक पूर्ण गोला बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेलन के आयतन में से जब हम एक गोला का आयतन माइनस कर देंगे तो हमारे पास कहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो हम पहले देख लेते हैं किसका बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ हम निकाल लेते हैं तो कितना होगा 22/7 हो जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रही है आप सवाल में देख लीजिए। जब व्यास 14 सेंटीमीटर है त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है यहाँ पे और एच की वैल्यू हमारे पास 20 दे रखी है। तो ये उसको क्या आपके पास है तो बेलन का आयतन है। तो 749 यहाँ पर हो जाएगा और 22 कितना होता है 154 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास। तो आप देख लीजिए 4 दूनी 8 15 दूनी 30 380 दोस्तों क्या होगा आपके पास जो है ना बेलन का आयतन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है अब देखिए अब हम क्या करेंगे 2 अर्धगोला है, जब 2 अर्धगोला है तो दोनों मिलकर के क्या होगा एक पूर्ण गोला बन जाएगा। जब पूर्ण गोला हो जाएगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें हम
क्या होता है गोलक का गोलक का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। इसमें आप ये रखेंगे तो आपके पास निकल के आएगा दोस्तों, वो कितना आ जाएगा आपके पास हो जाएगा तो 4312 कितना हो जाएगा आपके पास, तो गोला का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जब इसका जो मतलब ये वाला भाग निकालना है, ठीक है, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे 380 में से हम क्या करेंगे 4312/3 को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जब उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास निकल के आएगा वो 4928 कितना होगा 3 जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है 2 में दे रखा है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट को पता करना है, उसके बाद आपको आंसर को तुरंत पिक कर देना है। कह रहा है कि 4000 रुपये की राशि है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष का साधारण ब्याज का कितना अधिक है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, पहले आप 5 वर्ष का निकाल लीजिए SI और उसके बाद 3 वर्ष का निकाल लीजिए, दोनों का हम माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं दोस्तों SI क्या होता है कि PRT/100 होता है, तो 4000 हमारे पास है। ठीक है, और आर हमारे पास कितना है, तो आर हमारे पास 10% है। हम पहले क्या करते हैं 5 वर्ष का निकाल देते हैं, 5 बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे यहाँ पे, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे कट जाएगा और 10 × 50 500 के 20, यानी कि आपके पास है ना 2000 यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000, देख लीजिए फिर से कर देते हैं 500 के 20 हो जाएगा, 20 पे कितना 0 1 0 2 0, ठीक है 2000 यहाँ पर हो जाएगा। फिर वही सेम करेंगे 4000 यहाँ पे लिखेंगे, 10% का रेट है, आप कितना करेंगे 3 वर्ष क्लिक कर देंगे तो 3/100 कर देंगे यहाँ पे, फिर 2 शून्य हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 × 12, यानी कि यहाँ पे 1200 रुपये हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, पहले हमारे पास कितना था 2000 रुपये था, अब है 1200 रुपये, कितना अधिक है तो 800 रुपये अधिक है, 800 रुपये अधिक है तो ऑप्शन नंबर कितना 3 आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब कह रहा है कि परीक्षण का माध्य निकाले। ठीक है दोस्तों, माध्यिका निकालने हम क्या करते हैं आपको हम बताए थे, पहले इसको आप या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में से आप चेंज कर लेंगे, तो चेंज करने के बाद जो बीच में संख्या आएगी उसको दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वही आपकी माध्यिका हो जाएंगी। तो इसको आप देखिए दोस्तों, हम 10 से शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 1 2 10 कितना है यहाँ पे 1 है 2 है, 10 2 है तो 10 10 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे 11 11 करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, फिर 12 12 कितना, फिर 12 फिर 12, ठीक है, उसके बाद 13 फिर 13 फिर कितना 14 फिर 14 फिर 14 फिर 15। दोस्तों आप देखेंगे ना तो ये कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या है। इसका मतलब 6 इधर से ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर से ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बचा क्या 12 12 बचा, तो 12 12 को क्या करें जोड़ दीजिए, 12 + 12 कितना होता है 24 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि विजय 17.5 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है तो 26 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। दूरी आसान है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय होता है, 4 हमारे पास कितना है 17.5 मीटर पर सेकंड। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा हम चेंज कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर में आपको आंसर पूछा जा रहा है। तो 18/5 से गुना कर देंगे और समय कितना है 26 घंटा है, 26 यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम दशमलव उठाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ दोस्तों, आप इसे काटने की कोशिश कीजिए तो 5 से काटेंगे, यहाँ पे 5 × 15 2 बचेगा 25 25, यहाँ पे 35 हो चुका है, 5 दूनी 10 5 7 15, यहाँ पे 7 हो चुका है। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, 2 से कितना जगह 2 9 18, ठीक है, यानी कि आपके पास जो है ना 9 × 7 × 26 9 7 63 63 × 26 करेंगे दोस्तों, कितना आपके पास हो जाएगा तो 6 3 18, अंतिम में 8 होना चाहिए, अंतिम में सिर्फ 8 ऑप्शन नंबर 4 में ही दे रखा है, बाकी आपको करना ही नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इन छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखेंगे ना तो आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब बच जाएगा। दो संख्याओं का मौसा और लौसा का गुणनफल कितना है दोस्तों 216 रुपये है 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि फर्स्ट मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी कि लौसा गुना मौसा बराबर क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है 216, और दूसरी बात क्या दे रखा है कि पहली संख्या भी दे रखी है कितना हमारे पास तो 12 दे रखी है। इसका मतलब दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या निकालने के लिए क्या करेंगे 212 हम क्या करेंगे दोस्तों 12 से डिवाइड कर देंगे। जब कर देंगे तो 12 का 12 कितना बचेगा 9 और 12 96, ठीक है 18, यानी पहली संख्या हमारे पास कितनी थी 12 थी और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 18 हो चुकी है। अब इसका अनुपात पूछ रहा है तो 6 दूनी 12 6 3 18 2:3 दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो उस संख्या तथा संख्या के 35% के बीच का अंतर दोस्तों यहाँ पे कितना होगा आपको बताना है। तो मान लीजिए वो संख्या कितना है x है, नहीं जानते हैं तो कितना है x है, तो x का क्या कह रहा है कि 40%, x का 40% वहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है,
फिर क्या कह रहा है कि 105 अधिक है, तो अधिक कम होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका माइनस होगा किसका, तो उस संख्या के 1/4 का। तो उस संख्या x का 1/4 का कितना अधिक है, तो 105 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ 105 कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि एक्स वैल्यू हम निकाल लेंगे दोस्तों। यहाँ से एक्स वैल्यू हम निकाल लेंगे तो एक्स वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 700 रुपये निकल के यहाँ पे आ जाएगा एक्स की वैल्यू। अब हमको क्या रहा है कि तो उस संख्या तथा संख्या का 35%, तो उस संख्या कितना है 700, तो 700 का 35% निकाल दीजिए आप। इसका 35% निकालेंगे ना तो आपके पास कितना हो जाएगा, 200 से 200 कट जाएगा। और 35 से कितना होगा, 7×35, 7 में 3, 7 21 3 24, यानी कि 245 यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि उस संख्या के बीच का अंतर, तो 700 में से 245 आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितना आपके पास आएगा, तो कितना 455 निकल कर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। बहुत ही आसान सवाल है। P अकेले एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है और Q अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो P तथा Q साथ में कार्य शुरू करते हैं, लेकिन Q कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए P अकेले जो है ना काम करता है कितने दिन में, 16 दिन में काम करता है। Q अकेले जो काम करता है दोस्तों, तो ये आपके 20 दिन में पूरा काम कर देता है। ठीक है, अब कह रहा है कि P तथा Q साथ में कार्य शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल के कुल काम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कितना एलसीएम हो जाएगी, तो 20 × 60, 20 × 80, 20 × 80 है दोस्तों। यहाँ पे कुल काम हो जाएगा, ये 16 × 5 80 हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये कितना जाएगा 20 × 80 यानी 4। अब क्या रहा है दोस्तों यहाँ पे कि P तथा Q साथ में कार्य शुरू करते हैं, लेकिन Q कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो 7 दिन में दोस्तों Q कितना काम किया होगा, जब एक दिन में Q 4 काम कर रहा है तो 7 दिन में कितना 28 काम किया होगा। तो 28 काम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 8 10 108 काम यहाँ पे हो चुका है टोटल। तो कह रहा है कि पूरे कार्य समाप्त होने में कितना समाप्त, तो कितना आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए। कह रहा है कि पूरे कार्य समाप्त होने में 7 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना दिन में आपको पूरा काम समाप्त होगा, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे पूरा काम कितना 5 4 9 है यहाँ पे, तो 12 यहाँ पे क्या करेंगे 9 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, तो 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 3 में दे रखा है। अगला सवाल है कि P तथा Q की औसत मासिक आयु जो है ना, वो मासिक आय कितना है 20,000 रुपये है। तो जब औसत मासिक आय 20,000 रुपये है, तो कुल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो P + Q का जो कुल हो जाएगा वो 2 से गुना कर दीजिए, 2 व्यक्ति हैं तो कितना 20 दूनी कितना होगा 40,000 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। और क्या है Q तथा R की औसत मासिक आय जो है ना 40,000 रुपये है, तो जब Q तथा R का कुल आय कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 आदमी है तो 2 से गुना कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि R की मासिक आय P की मासिक आय से कितना अधिक है, तो दोस्तों आप घटा दीजिए, 40,000 हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में कितना, ऑप्शन में ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। राजू ने 15 रुपये प्रति गिलास की दर से गिलास खरीदे तथा 12 रुपये प्रति गिलास की दर से बेच दिए, तो 42 गिलासों को बेचने पर हानि प्रतिशत क्या होगा। तो कितना आसान दोस्तों है, प्रति गिलास हानि बटे क्रय, प्रति गिलास हानि कितनी है हमारे पास है, तो 15 है। देखिए 15 रुपये में खरीदे, 12 रुपये में बेचे, तो कितना का हानि हुआ, 3 का हानि हुआ। खरीदते किस पे हानि होता है, क्रय मूल्य पर हानि होता है, जो जितना हम खरीदे हैं और उतना आप जो है निकाल लीजिए परसेंट के 100 से गुना कर दीजिए, तो 5 × 15 5 से 20 हो जाएगा, यानी कि 60/3। 60/3 को आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, तो 60/3 को आप जो है ना मतलब कि 20 लिख सकते हैं, तो 20% यहाँ पर आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने सारे सवाल को बना लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हिंदी को फटाफट से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है, तो कौन सा वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दे रखा है दोस्तों, तो अप्रत्याशित यहाँ पर लिखा हुआ, ये क्या है शुद्ध लिखा हुआ, बाकी सभी कथन जो यहाँ पे गलत दे रखे हैं। रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो रखैया जो शब्द है इससे प्रत्यय जो है वो ऐया प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। कौन से शब्द तत्सम है दोस्तों, यहाँ पे तत्सम शब्द की हम बात करें अगर, तो कोष्टक, चक्र, गमन और क्षत्रिय, ये सभी क्या होते हैं यहाँ पे तत्सम शब्द होते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपके तत्सम शब्द नहीं हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ पे उदार का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे उदार कह रहा है और उदार का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पे अनुदार यहाँ पे हो जाएगा। अस्थावर का विलोम दोस्तों क्या होता है, अस्थावर का जो विलोम होता है वो क्या होता है, जंगम होता है, क्या होता है, जंगम होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है। उत्तम का विलोम दोस्तों क्या होता है, उत्तम का जो विलोम होता है दोस्तों आपके पास अधम होता है, क्या होता है, अधम। खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो खर का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होता है, गर्दभ जो है यहाँ पे खर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास ये गद्यांश है, आपसे पढ़ लेंगे। और कह रहा है कि जीवन में असफलता का मुँह कौन देखते हैं, तो जीवन में असफलता का मुंह वही लोग देखते हैं जो समय को व्यर्थ करते हैं और उसका सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जीवन में असफलता का मुंह देखते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास शीर्षक निकल आएगा। समय की गति जो है ना, ये आपके पास एक शीर्षक इस गद्यांश के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग।
कह रहा है कि सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है। तो सफलता के आसमान में भ्रमण करता है जो समय का सर्वदा सदुपयोग करते हैं, वही क्या करते हैं कि सफलता जो है उसकी मतलब चूमती है, आसमान में भ्रमण करते हैं। यहाँ पर 36 324 संबंधित है, तो 11 किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 36 गुना 3 प्लस यदि 6 करेंगे तो आपके पास जो है 324 होगा। आप देख पा रहे होंगे, इसी को 3 6 है यहाँ पे, इसी को गुना प्लस 6 कर देंगे। सेम उसी प्रकार से जब 11 गुना 1 प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा। तो 11 गुना 1 कितना 11 होगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 11 दूनी कितना 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यहाँ पे कथन दे रखे हैं सभी ट्रोड जो है वो मेढक है। क्या है, तो सभी ट्रोड जो है वो क्या है आपके पास मेढक है। एम मान लेते हैं मेढक को, ठीक है। सभी मेढक सांप है, और सभी मेढक जो है ना वो क्या आपके पास सांप है, एस मान लेते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ सांप टोड है, कुछ सांप जो है वो टोड है क्या, बिल्कुल सही है। कुछ जो है बाहर जब अंदर आएंगे तो कुछ सही वहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ सांप जो है वो टोड है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ मेढक टोड है, कुछ मेढक जो है वो क्या है टोड है, ठीक है। कुछ मेढक जो टोड है, ये भी सही है। यानी दोनों कथन यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही हो जा रहा है, ठीक है। तो आप तो ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पे कह रहा है कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। 8 मित्र है दोस्तों, वही बात है, इसमें आपको क्या बताएं, क्या ही बताएं इसका। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एच इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक ही सवाल को बार बार रिपीट कर रहा है दोस्तों ये सवाल। 54 दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्यों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, आपको हम बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पहली वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मत्स्य विज्ञान जो मछली संबंधित है, उस प्रकार से रक्त विज्ञान दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा। तो रक्त विज्ञान जो आपको दोस्तों रक्त यानी कि जो खून है इससे संबंधित हो जाएंगे। 5 17 है, 34 61 है, तो आगे क्या होगा दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे जो है 103 हो जाएगा। कितना 103 हो जाएगा, आप लोग निकालेंगे। अनुच्छेद शब्द है वाक्य है दोस्तों, आपके पास जो है आपके पास सवाल है अनुच्छेद वाक्य। आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये अनुच्छेद हो जाएगा पहले वाला, ये वाक्य हो जाएगा, ये क्या होगा शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो कौन सी आकृति यहाँ पे अगली आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे अगली आकृति यहाँ पे हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि परस्पर चेंज करने के लिए दोस्तों आप लोग चेंज कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 यहाँ पे इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब को मिलाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों मिलाएगा, कौन सा मिलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब आपको मिला देगा, ठीक है। यहाँ पे विषम कह रहा है दोस्तों 97 जो है यहाँ पे विषम हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है ना देखिए 97 जो है एक अभाज्य संख्या है, बाकी सभी जो है 13 से डिवाइड है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे 102 98 82 46 है दोस्तों, घट रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से गुना करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे, तो आप जैसे कर लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए आपके पास जाएगा -18 आएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रसिद्ध है, विख्यात है, प्रतिबंध है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप याद रखेंगे जो निषेध यहाँ पे हो जाएगा। 64 का दोस्तों आप लोग पढ़ लेंगे। लेवल का ये होगा, तो फ्रेंड्स का क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें हम कम दे पा रहे हैं। बाकी ये आपको हम बता चुके हैं, ये बहुत आसान सवाल होते हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है और इसे सॉल्व करना होता है। जो दिक्कत होगा दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। और 66 है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 50 इस प्रश्न बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप दोस्तों पढ़ लेंगे। 67 का बहुत ही आसान सवाल होता है, बाकी देखने में सिर्फ बड़ा होता है, बाकी सवाल बहुत आसान होते हैं। यहाँ पे हिंदी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कह रहे हैं कि दिए गए सब विषम चुनिए। यहाँ पे 68 का दोस्तों यहाँ पे विषम जो है विरिक यहाँ पे विषम हो जाएंगे, जबकि कान नाक जो गला होती है ऊपर के भाग होते हैं, यानी बाहरी भाग होते हैं, विरिक जो होते हैं अंदर में होते हैं। किसी निश्चित भाषा में DIG को हम 20 लिखते हैं, तो फीट को हम क्या लिखेंगे दोस्तों। तो DIG क्या होता है 497 20 हो गया इसका आंसर। इसको आप जोड़ दीजिए 6 5 11 11 5 कितना 11 5 14 11 5 16 16 16 16 16 20, ये भी 20 होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 71 का हम देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लिश का सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग फेयर्स डज नॉट मैच करेक्टली, ठीक है। सीता सिंह से डिलाइटफुली एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आंसर को टिक करना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर होगा 72 का, वो आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ लेंगे, समय नहीं है तो आपको बता नहीं पा रहे हैं। इट्स 5 मिनट्स डैश 10 o'clock दोस्तों, यहाँ पर आंसर जो होगा आपके पास वो 3 यानी इट्स 5 मिनट्स टू 10 o'clock, ठीक है।
74 का दोस्तों यहाँ पर आंसर जो होगा आपके पास 2 यानी कि एडवर्सेटिव यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फिल इन द गैप। ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड डैश द प्लेग स्प्रेड रैपिडली। ठीक है, प्रिकॉशंस यहाँ पर बता रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो ए है यानी कि 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो है पेसिव वर्ब को चेंज करना है, तो चेंज करने के बाद आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हिम। यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके पास है कि यहाँ पे कह रहा है कि सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स कह रहा है कि फाइंड वन विच इज़ नॉट। कौन सा कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पे नहीं है वही आपको चूज करना है। तो थ्रॉट्स यहाँ पे कलेक्टिव नाउन नहीं है, जबकि कैटल, बेरमिन और जेंट्री ये सभी यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको चेंज करना है, यानी कि नरेशन है आपके पास, तो उसे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 79 की हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 79 का 1 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर। और यहाँ पे आपका अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स बताना है किसका, ट्रांजिसेंट का एंटोनिम बताना है आपको दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमानेंट यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। MS एक्सेल में डैश फंक्शन टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को अपर केस में बदल सकता है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 अपर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है दे रखे हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो 82 का दोस्तों आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये जो है कथन गलत है, जबकि अन्य कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं। MS वर्ड 10 में सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो वो दोस्तों कुंजी होती है कौन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 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 जो है यहाँ पे इसका आंसर होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए, तो दोस्तों आप याद रखेंगे कंट्रोल अप प्लस एरो की करेंगे तो पैराग्राफ जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, MS एक्सेल 2010 की यहाँ पे बात हो रही है। 2 या 2 से अधिक गैर आसन वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए पहली वर्कशीट के टैब पर क्लिक करें, फिर जब आप अन्य सीट से सेलेक्ट करना चाहते हैं कि टैब पर क्लिक करके अपने कीबोर्ड पर डैश कुंजी दबा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों वो कुंजी कौन सी होगी, कंट्रोल कुंजी यहाँ पे हो जाएगी। बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज को खोलने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करते हैं हम लोग, वो कमांड दोस्तों कौन सा होती है, तो ये कमांड जो होती है आपके पास Alt प्लस F का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है, तो दोस्तों वो कौन सा यूजर डोमेन जो है नहीं है, जबकि ईमेल प्रोवाइडर डोमेन है, सिंबल है और यूजर नेम यहाँ पे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार यानी कि इंटरनेट एटीट्यूड नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे अवांछित संदेशों को फॉरवर्ड करना, ये शिष्टाचार इंटरनेट एटिक्यूट नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन सबसे ज़्यादा सर्च के साथ बाजार में दबदबा बनाया हुआ है, तो वो कौन सा दोस्तों गूगल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस MS एक्सेल 2010 फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को सीरियल नंबर, ठीक है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए डेट वैल्यू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहना हमारा हो जाएगा। MS एक्सेल 2007 के निम्नलिखित फीचर्स में से कौन सा फीचर सेलेक्ट किए गए शब्द के साथ समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव दे रहे हैं, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि थेरोसिस यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो IMPS की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। तो IMPS जो होती है इसका अर्थ होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। MS एक्सेल 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग कोशिकाओं की एक श्रृंखला को शीघ्रता से प्रारूपित करने और पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन करने, इसे तालिका में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो आप तो याद रखेंगे इसे फॉर्मेट एज टेबल कहते हैं। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे अधिकतम 63 जो है कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है, तो आप याद रखेंगे जो OCC नहीं हो, जबकि फ्रॉम टू और BCC होता है। MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं या ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो कुंजी दोस्तों क्या होती है, एरो कुंजी होता है। ठीक है, इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रदाताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए किसी भी PC पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है, तो दोस्तों ये जो होती है आपके पास ये होती है इंटरनेट टेलीफोनी का इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शन में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं, और यदि सभी तर्क असत्य हैं तो यह परिणाम को फॉल्स के रूप में लौटाता है, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 और यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से एक्शन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस V का उपयोग करते हैं हम लोग, दोस्तों वो कौन सी होती है, और क्लिप बोर्ड से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का इस्तेमाल करते हैं, और कंट्रोल C क्या होती है, कॉपी होती है, और V क्या होती है, पेस्ट होती है। MS एक्सेल 2007 में होम टैब के विकल्प में से कौन सा विकल्प किसी सिलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसके बाद केवल समान टेक्स्ट शेष बचता है, दोस्तों वो कितनी होती है, क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो जाती है।
तो दोस्तों इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को हमने यहीं पे कवर कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।